एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम सुरेश था। वो वैसे तो जमींदार था, पर वो शिकार का बहुत बड़ा शौकीन था। एक रोज जब सुरेश शिकार के लिए जाता है तो वो शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। अरे आज क्या हो गया है, एक भी शिकार नहीं मिल रहा, क्या सब जानवर छुट्टी पर चले गए हैं? तभी उसे कुछ दूर एक भेड़िया दिखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और लंबे लंबे नाखून होते हैं। सुरेश उसे देखकर डर जाता है। वो उस भेड़िया का शिकार नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी वो भेड़िया सुरेश को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। अरे कोई तो बचाओ, ये क्या चीज है? ऐसा भेड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी सुरेश गोली चला देता है और वो भेड़िया वहां से भाग जाता है, लेकिन भेड़िया के पंजे सुरेश को लग जाते हैं और वो घर चला जाता है। और रात में जब वो सोने जाता है तभी वो बड़े भेड़िया के रूप में बदल जाता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे कुछ दूरी पर चौटाला दिखाई देता है। चौटाला भेड़िया को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है, हे भगवान, ये क्या बला है, कोई बचाओ मुझे। लेकिन तभी वो भेड़िया उसे पकड़कर खा जाता है। ऐसा करते उसे कुछ गांव वाले देख लेते हैं और शोर मचा देते हैं। तभी वो भेड़िया, जो कि असल में सुरेश होता है, वहां से भाग जाता है। फिर अगली रात जब सुरेश सो रहा होता है तो वो फिर से भेड़िया के रूप में बदल जाता है। ऐसे में उसकी पत्नी उसे देख लेती है और डर जाती है। फिर अगले दिन सुरेश की पत्नी गांव वालों को बताती है। गांव वाले भी सुनकर घबरा जाते हैं कि सुरेश ही वो भेड़िया है जो लोगों को मार रहा है। फिर वो लोग पास ही एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगने लगते हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बच्चों, चलो मुझे उस खूनी भेड़िया के पास लेकर चलो। गांव वाले बाबा को सुरेश के पास ले जाते हैं, जो कि अब भेड़िया के रूप में बदल चुका था। तभी बाबा अपने पास से एक चांदी का लॉकेट सुरेश के गले में डाल देते हैं, जिससे सुरेश फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। फिर बाबा कहते हैं, ये चांदी का लॉकेट इसके गले से कभी निकलना नहीं चाहिए। जब तक ये लॉकेट इसके गले में है तब तक तुम सुरक्षित हो। और फिर गांव वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन जब सुरेश नहाने जाता है तो उसका लॉकेट वो पहनना भूल जाता है और वो लॉकेट वहीं पर पड़ा रह जाता है। और जब रात होती है तो फिर से भेड़िया बन जाता है और गांव वालों को मारने लग जाता है। जैसे ही वो एक और आदमी को मारने ही वाला होता है तभी वो बाबा वहां आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उस भेड़िया को वश में कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि लॉकेट कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए मैं हिमालय के पर्वतों पर गया और वहां से ये जादुई जड़ी बूटी की दवाई बनाकर लाया हूँ। और फिर बाबा वो दवाई सुरेश के ऊपर डाल देते हैं और फिर सुरेश हमेशा के लिए अपने ही रूप में वापस आ जाता है। फिर सभी गांव वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी बाबा की कमर पर भेड़िया के पंजे के निशान दिख जाते हैं। गांव में अब लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगे थे। उन्होंने मान लिया था कि भेड़िया जा चुका है और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी तरह दिन बीतने लगे और तभी एक दिन दो शिकारी उस गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। बड़े भैया, अब तो एकदम भी चला नहीं जा रहा। एक तो सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर से ये गर्मी लगता है मार ही डालेगी। हाँ, तू तो फूलों की कली है जो इस धूप से मुरझा कर गिर जाएगी। अब नाटक मत कर, हम शिकारी हैं शिकारी, ऐसी बातें हमें शोभा नहीं देती, समझा? हाँ बड़े भैया, मुझे पता है, मगर फिर भी थोड़ा आराम तो बनता है ना। अच्छा ठीक है, उस पेड़ के नीचे हम थोड़ा आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बातचीत करते हुए दोनों सामने दिख रहे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो आराम करने की सोच रहे थे।
तभी उन्हें पेड़ के पीछे एक मरा हुआ इंसान दिखाई देता है, जिसका सिर और एक पैर गायब था। उस इंसान के शरीर पर घाव के भी कई निशान थे, मानो किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उस इंसान को मार डाला हो। रजत डरते हुए कहता है, बड़े भैया ये क्या है? जानवर कब से इस तरह से शिकार करने लगे? हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, कहीं हम भी इस तरह शिकार न बन जाएं। किसी बातें कर रहा है तू? हो सकता है ये काम किसी शिकारी जानवर का ना हो। हमें यहाँ से दुम दबाकर भागने की जगह सच का पता लगाना चाहिए। आगे एक गांव है, हमें वहाँ जाकर पूछताछ करनी चाहिए, शायद इस जानवर के बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहें। रजत और विजय तुरंत गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर वो सरपंच से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। रजत और विजय की बात सुनकर सरपंच को ये समझते देर नहीं लगती कि ये काम उसी आदमखोर भेड़िए का है। सरपंच अब डरते हुए भेड़िए से जुड़ी सारी बीती घटनाएं रजत और विजय को बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, अब तो मुझे उस भेड़िए का शिकार करना ही पड़ेगा ताकि ये गांव भेड़िए के आतंक से मुक्त हो सके। बड़े भाई आपने सुना नहीं, ये कोई ऐसा वैसा भेड़िया नहीं है। अगर उसने हमें काट लिया तो हम खुद भी भेड़िया बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। तू चुप कर और मेरे साथ उस बाबा के पास चल ताकि हम उनसे जादुई जड़ी बूटी ले सके और भेड़िए के काटने पर अपना इलाज कर सके। ठीक है भैया। रजत और विजय अब दोनों बाबा के आश्रम पहुंचते हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी जब बाबा उन्हें नहीं मिलते, तब थक हार कर दोनों वहाँ से निकलने की सोचते हैं। तभी बाबा अचानक से उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? बाबा हम आपकी तलाश में यहाँ आए हैं। अच्छा, और भला मेरी तलाश तुम्हें क्यों है? बाबा हम शिकारी हैं, हमें जंगल में एक इंसान की लाश मिली है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। हो ना हो वो आदमखोर भेड़िया फिर से आ गया है, इसीलिए अब हम उसका शिकार करने की सोच रहे हैं। मगर उसके काटने से हम भी भेड़िया ना बन जाएं, इसलिए आपसे जादुई जड़ी बूटी लेने आए हैं। मतलब तुम दोनों उस भेड़िए का शिकार करोगे? इतना कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये बात विजय को थोड़ी अजीब लगती है, मगर वो चुप रहता है। ठीक है, ये लो जादुई जड़ी बूटी, जिससे तुम ठीक हो जाओगे। बाबा उसे जड़ी बूटी देकर वहाँ से चले जाते हैं और रजत विजय भी वापस गांव की तरफ लौट आते हैं। धीरे धीरे ढलता जाता है दिन और रात हो जाती है। रात होते ही वो दोनों उस आदमखोर भेड़िए की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पर जंगल का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जंगल में चारों ओर लाशें दिख रही थी। ये देखकर रजत डरते हुए कहता है, बड़े भैया लगता है उस आदमखोर भेड़िए को शिकार करना पसंद है, इसलिए तो यहाँ हर तरफ लाशें दिख रही हैं। हाँ रजत, तू सही कह रहा है। यहाँ पर शिकार भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मजे के लिए की गई है। हमें उस भेड़िए को हर हाल में मारना ही होगा। रजत और विजय आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से झाड़ियां हिलने लगती हैं। ये देखकर विजय तुरंत अपनी बंदूक निकालकर तान देता है। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तभी अचानक से झाड़ियों के बीच में से एक बिल्ली निकलती है। ये देखकर विजय एक गहरी सांस लेता है। अरे ये तो बिल्ली है, हम तो बेफिजूल में ही डर रहे थे। इतना कहकर विजय रजत की तरफ देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। विजय बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रजत को ढूंढने लगता है। रजत, रजत, कहाँ हो तुम? रजत, रजत कहाँ हो? जवाब दो मुझे। विजय अब सहमा हुआ रजत को हर जगह ढूंढ रहा था, मगर उसे तो बस कटी पिटी इंसानों की लाशें ही दिखाई दे रही थी। घंटों तक रजत को ढूंढने के बाद जब विजय को रजत नहीं मिलता, तब वो पूरी तरह से टूट जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक बार फिर से सामने की झाड़ियां हिलने लगती हैं। इस
बार विजय झाड़ियों को हिलता देखकर रजत के आस में खुश होकर कहता है, रजत, क्या वो तुम हो? बताओ मुझे जवाब दो। झाड़ियों से रजत के बजाय बाबा बाहर निकलते हैं, जिसे देख विजय चौंक कर कहता है, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इतनी रात में अपने आश्रम पर होना चाहिए। यहाँ आदमखोर भेड़िए का खतरा है। इस घने जंगल में मेरा भाई भी कहीं गुम हो गया है बाबा। अरे मैं तो बस यहाँ टहलने आया था, और रहा सवाल तुम्हारे भाई का, तो उसे तो अब तक उस भेड़िए ने मार दिया होगा।